हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ शिवानी गुप्ता एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद शिनी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक राष्ट्र के लिए एक अपना एक लगाव, एक प्रेम की भावना, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। हमने यूरोप के केस में पूरा समझा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे निकली और वहाँ पे कैसे कैसे क्रांतियाँ हुई थी। ठीक है, तो अब हम वही चीज़ देखेंगे किसके कॉन्टेक्स्ट में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि भारत में ये जो राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना थी ये कैसे पैदा हुई। ठीक है, अच्छा, ये जो राष्ट्र की के प्रति लगाव की भावना होती है, ये जो पैदा होती है तो इससे क्या होता है, इससे नए नए प्रतीक, नए नए चिन्ह, नए नए गीत और नए नए विचार आने लगते हैं। ठीक है, और नए नए ये विचार आके जो डिफरेंट समुदाय होते हैं उनको क्या करते हैं, एक तरह से यूनाइट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनके अंदर सामूहिक पहचान की भावना लेके आते हैं। वहीं से फिर हमारी एक राष्ट्र की पहचान बनती है। अब देखते हैं, यहाँ से देखिए, अब जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ होने वाला है इससे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो भारत की जो राष्ट्रवाद के लिए जो भी स्ट्रगल था, ठीक है, वो हमेशा हम लोग उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ क्यों जोड़ा जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमेशा जो भी हम लोगों ने स्ट्रगल पढ़ा सब कुछ कि यहाँ पे भारत में बहुत सारे स्ट्रगल हुए थे, तो वो हमेशा उपनिवेशवाद विरोधी क्यों थे। तो वो इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो उपनिवेशवाद के विरोध में कर रहे थे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बाहरी जो भी यूरोपियन थे, ब्रिटेन के लोग थे जो भी आए थे, वो यहाँ पे इन्होंने अपना एक औपनिवेश बना के रख लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो जो औपनिवेशिक शासक थे वो हमारे ऊपर एक तरह से हुक्म चला रहे थे, हमको दबा रहे थे, हमारे हक को छीन रहे थे। तो इसीलिए जब इंडिया में, भारत में जब ये आंदोलन चलते हैं तो वो इनके विरोध में आंदोलन चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे हक को दबाएगा हम उसी के विरोध में आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। तो देखा आप लोगों ने, जब औपनिवेशवाद के विरोध, लोगों में उत्पीड़न था और दमन की जो भावना थी, उससे ये जब लोग आपस में निकल के बाहर आए तो ये सब लोग आपस में एक तरह से बंध गए। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है, हर समूह जो होते हैं, विभिन्न समूह होते हैं, उनके लिए जो उत्पीड़न की भावना है, ये इसका अनुभव है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। स्वतंत्रता के मायने उनके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे किसान की अगर बात करें तो किसान को प्रॉब्लम होगी कि उसको बहुत ज़्यादा कर देना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की क्या प्रॉब्लम होगी कि जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार है, वो उसकी जो नीतियाँ हैं वो उस तरह की हैं कि वो बिजनेस अपना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो सबके लिए जो मायने होंगे वो अलग अलग होंगे उत्पीड़न के। तो यहाँ पे इन लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, इकट्ठा करना होगा ना। तो यहाँ पे इकट्ठा करने का जो काम करते हैं, तो यहाँ पे सीन में निकल के आते हैं महात्मा गांधी और कौन, कांग्रेस। इन दोनों ने क्या किया, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही एक तरह से आप बोल सकते हो यूनाइट करने का काम जो किया इन्हीं लोगों ने किया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से एकता की भावना का विकास होता है और इन गांधी जी और कांग्रेस का उसमें योगदान क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी। सो देखते हैं, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। पहला विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या था, जिसको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला विश्व युद्ध होता है तो अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपके पेपर में कैसे आ सकता है क्वेश्चन आएगा कि जो भारत में आंदोलन हुए थे, जो भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए थे, वो मतलब उस पे ये पहले विश्व युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा, पहले विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ता है बेटा। देखिए, पहला विश्व युद्ध जब होता है, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। किस तरह के बदलाव होते हैं, जैसे पहला मैं बताती हूँ, आप लोग पॉइंट करके लिख सकते हैं। पहला मैं बताती हूँ कि बहुत सारा रक्षा व्यय होता है, कि डिफेंस के ऊपर खर्चा होगा, आर्मी के ऊपर खर्चा होगा। तो इससे क्या होगा, खर्चा अगर बढ़ेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे कैसे आते थे, उन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारा लोन ले लिया, कर्ज ले लिया। ठीक है, दूसरा उन्होंने कर बढ़ा दिए,
अब कर बढ़ाओगे अगर तो किसको बढ़ाओगे, आप कॉमन पीपल को ही बढ़ाओगे ना। जो ब्रिटेन जब लड़ाई में वहाँ पे गया था बेटा, तो आर्मी को खर्चे के लिए उसने यहाँ पे कर बढ़ा दिए थे। एक तो अपने जगह पे बढ़ाए थे, प्लस उसने जहाँ जहाँ पे औपनिवेश किया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे उसने कर बढ़ा दिए। दूसरा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर की शुरुआत कर दी, ठीक है, कि ये जितनी आपकी आय होगी उस पर कर लगेगा। तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ, उसने अपना जो रक्षा व्यय था उसको कवर करने की कोशिश करी। इम्पैक्ट किस पे आया, प्रभाव इसका किस पे पड़ा, जो कॉमन पीपल थे, सिटीजन थे, उस पे पड़ा, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न था कि उसी टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी बेटा। अगर हम महंगाई की बात करें तो अगर पूरे जितने विश्व युद्ध का टाइम पीरियड था, उतने टाइम में जो महंगाई थी वो किसी भी सामान की जो कीमत थी वो कितनी हो गई थी, 2 गुनी हो गई थी। अब 2 गुनी हो जाएगी तो आम आदमी जो होंगे उनके लिए तो मुश्किलें हो जाएंगी और वो गुस्सा होंगे, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या था, तीसरे रीज़न की बात करें तो क्या करने लगे थे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अब जो उनका डिफेंस में आर्मी लोग थे, तो आर्मी में ज़्यादा लोग चाहिए विश्व युद्ध में जाने के लिए, तो वो क्या करने लगे थे, गांव के लोग थे उनको ज़बरदस्ती ले जाके कहाँ भर्ती कर रहे थे, सेना में भर्ती कर रहे थे, ऐसे ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। चौथा पॉइंट है कि क्या होता है उस टाइम बेटा, 1918 टू 1919, 1918 से 1919 के बीच में और 1920 से 1921 के बीच में, उस टाइम पे क्या होता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, जो किसान होते हैं उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। प्लस उसी टाइम पे एक तो चलो फसल ख़राब हो गई, ठीक, दूसरा क्या हो गया, महामारी एक आ गई थी, एक विश्व महामारी चल रही थी, फ्लू, उसी का एक पार्ट, वही जैसे इस टाइम कोरोना का आप लोगों ने देखा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों को, तो उसी की तरह कुछ था, फ्लू महामारी। तो वो यहाँ पे भारत में भी उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, एक तो फसल खराब, दूसरी महामारी, तो लोगों में एक तरह से उनका जो आप बोल सकते हो कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है, कुछ खाने को भी नहीं होता, ऊपर से ये दवाई का खर्चा पानी, ये सब, ठीक है। तो अगर बाद में बात करें कि 1921 में 1921 में जब जनगणना होती है तो उसमें एक डेटा निकल के आता है कि इस टाइम पे लगभग कितने लोग, 120 से 130 लाख लोग क्या हुए, मारे गए थे, ठीक है। तो ये पूरी सारी अगर हम बात करें ये प्रॉब्लम्स थी। तो अब क्या होता है, लास्ट में लोग उम्मीद अब कर रहे थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा ना, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा, तो सारी कंडीशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। जो हमारी सारी समस्याएं थी, जो ये सारी जो हम लोगों ने देखी, 4 पॉइंट समझे कि ये नॉर्मल हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। उनके सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और इसी समय सीन में निकल के कौन आते हैं, गांधी जी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या क्या इफेक्ट पड़ा। इन सारे हमने 4 पॉइंट देखे, एक तो रक्षा व्यय देखा कि रक्षा व्यय को कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, दूसरी महंगाई देखी हमने, तीसरा देखा कि ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे हैं, और चौथा देखा कि कैसे उस टाइम पे फसलें खराब हुई और महामारी फैल गई थी, ठीक है। तो अब गांधी जी आते हैं, एक नया नेता मिल गया लोगों को। तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। अच्छा, वो अफ्रीका में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे अपने लॉ की वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वकालत करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका से जब वो लौट के आते हैं, अच्छा दक्षिण अफ्रीका में कर क्या रहे थे वो, दक्षिण अफ्रीका में ठीक है वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, प्लस वहाँ पर नस्ल भेद चलता था, ठीक है, नस्ल भेद। तो उसके विरोध में वहाँ पर वो लड़ाई कर रहे थे, एक तरह से आप बोल सकते हो वहाँ की सरकार से लड़ रहे थे। तो जो जिस पद्धति को उन्होंने वहां पे अपनाया था लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं सत्याग्रह, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं, तो अपने साथ उसी सत्याग्रह को लेके आते हैं, सत्याग्रह के विचार को, सत्याग्रह की पद्धति को लेके आते हैं, ठीक है। तो वो पद्धति क्या होती है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति पर आग्रह, मतलब अपनी जो सत्य की शक्ति है उस पर विश्वास रखो। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हो, तो जो उत्पीड़क होगा ना, जिसके आप लड़ रहे हो, तो उससे आपको कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आप सच्चे होने चाहिए, आपको कोई शारीरिक बल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने मन में आप प्रतिशोध की भावना लिए रहोगे, आक्रामकता की भावना लिए रहोगे, तो आप क्या होगा, आपका संघर्ष और भी बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, आपको अहिंसा का सहारा लेना चाहिए। तो देखिए, एक तो उन्होंने बोला कि सत्य का आग्रह करो, दूसरा उन्होंने बोला अहिंसा की बात की उन्होंने कि अहिंसा का सहारा लो,
ठीक है। तो 3 चीज़ों की उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला अगर आप इनको साथ में लेके चलोगे तो कितना भी कोई दमनकारी शत्रु हो आपका, ठीक है, वो विवश हो जाएगा आपकी सच्चाई को देखने के लिए, ठीक है, आपकी सच्चाई को वो भी बहुत ही सहज भाव से स्वीकार करेगा और अंततः सत्य की ही जीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो कंसेप्ट था, एक तरह से इनका सिद्धांत था, सत्य को और अहिंसा को लेकर था। चलिए 1915 में गांधी जी आ जाते हैं। 1915 में आते हैं, एक साल थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सीन चल रहा है भारत में। देन एक साल बाद वो लगातार 3 सत्याग्रह करते हैं। तो 3 सत्याग्रह नाम बताती हूँ मैं आपके। पहला उन्होंने किया चंपारण, दूसरा उन्होंने किया अहमदाबाद और तीसरा क्या था, खेड़ा। 3 सत्याग्रह किए थे। इसको अगर आप समझना चाहें तो C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा। तो आप केक बना के समझ सकते हो, CAK केक बना दिया आपने, तो एक केक बना के आप तीनों मूवमेंट को समझ सकते हो। नो 1 बाय 1 देखते हैं कि ये मूवमेंट थे क्या। तो चंपारण का जो मूवमेंट था बेटा, चंपारण, तो चंपारण बिहार में एक प्लेस है। वहाँ पे क्या होता था, जो किसान होते थे तो किसानों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाती थी, ठीक है, इंडिगो नील की खेती करवाती थी। नील की खेती में ये होता है कि अगर आप नील की खेती कर रहे हो ना तो आपकी जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, ठीक है। तो बंजर हो जाती है तो उसके बाद आप कोई उसमें फसल नहीं उगा सकते हो। तो किसानों के लिए एक समस्या हो गई कि यहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है, उसके बाद वो कुछ उसमें फसल नहीं उगा पा रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने एक तरह से इसका आंदोलन किया इसके लिए कि हमको कुछ एक तरह से आप मदद भी करिए हमारी, ठीक है, कोई भत्ते वत्ते दीजिए, हम अगर कुछ कर रहे हैं यहाँ पे नील की खेती कर रहे हैं। तो उन्हीं के उसी मूवमेंट में, उसी आंदोलन में गांधी जी उनके साथ आते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट तो शुरू हुआ था 1916 में ही, लेकिन गांधी जी यहाँ पे आते हैं 1917 में, ठीक है। लॉन्च हुआ 1916 में, यहाँ पे गांधी जी पहुंचे 1917 में। दूसरा हम बात करें खेड़ा जिले में, तो खेड़ा जिले में भी किसानों का ही मूवमेंट था, सत्याग्रह चल रहा था। क्यों? क्योंकि हमने देखा वहाँ पे फसल खराब हो गई, प्लेग जैसी महामारी वहाँ पे फैल गई थी, तो जिसकी वजह से वो लोग कर नहीं चुका पा रहे थे, ठीक है, अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि हमारा लगान जो है उसको थोड़ा सा कम कर दो या माफ़ कर दो, ठीक है। तो इसमें कुछ तो लेकिन जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो यहाँ पे गांधी जी अगेन सीन में आते हैं और इनकी हेल्प करते हैं और यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। तो ये मूवमेंट हुआ था बेटा 1917 में शुरू हुआ था ये भी, और 1918 में होता है मूवमेंट, ठीक है। तीसरा मूवमेंट है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अब क्या होता है, यहाँ पे किसानों के लिए नहीं था, यहाँ पे जो कपड़े के कारखाने होते थे उनके मजदूरों के लिए था। अच्छा, ये जो खेड़ा है बेटा, खेड़ा और अहमदाबाद, ये तीनों कहाँ था, गुजरात में होता है, गुजरात स्टेट में, ठीक है। ये तीनों गुजरात में, दोनों गुजरात में ही है। और पहला वाला जो चंपारण हमने देखा वो बिहार में था। सो देखिए, तो अहमदाबाद पहुंच गए गांधी जी। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ प्रॉब्लम थी कि जो मजदूर थे कारखाने के, उनको एक तरह से वो वहाँ के जो ओनर थे, कारखाने के जो मालिक थे, उनके अगेंस्ट पे वो लोग मूवमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे अगेन गांधी जी पहुँचते हैं 1918 में, और यहाँ पे उन जो सत्याग्रह चल रहा था उसको यहाँ पे उन लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कारखाने के जो मजदूर थे वो मूवमेंट कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे कि उनकी जो पगार है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई, भाई आप लोगों ने देखा महंगाई कैसे बढ़ गई थी, जो सामान के रेट थे वो दुगने हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था, सब सारी सीक्वेंस जो है बेटा क्रम वाइज आप लोग पढ़ते जाइएगा। रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, 1919 में, ठीक है। 1919 में इसका प्रस्ताव आता है और इसकी वजह से बहुत बड़ा एक सत्याग्रह आंदोलन हो जाता है। गांधी जी ने यहाँ पे जैसे ये रॉलेट एक्ट आया, उन्होंने बोला कि हम अब इसके खिलाफ एक सत्याग्रह करेंगे, एक आंदोलन करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्या था इस रॉलेट एक्ट में? तो जो रॉलेट एक्ट आया था, इसको पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। किसने? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। हालांकि इसमें भारतीय सदस्य भी थे, बट उन्होंने इस एक्ट का क्या किया था, अपोज किया था, इसका विरोध किया था। बट फिर भी इस काउंसिल ने क्या किया, इस एक्ट को पारित कर दिया, ठीक है। कानून आ गया, पारित हो गया। कानून में था क्या? कानून में बेसिकली ये था कि जो भी अब क्या होगा इस कानून के अकॉर्डिंग, कि सरकार अब किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल कर सकती है, उसको कुचल सकती है।
अगर कहीं पे आप स्पीच दे रहे हो, खड़े कोई नेता है स्पीच दे रहा है, सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी सरकार की मन करेगा वो आएंगे यहाँ पे इस नेता को उठा के क्या करेंगे, अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे, आप में से किसी को भी अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का प्रयास किया गया। अब दूसरी चीज़ इसमें और क्या जोड़ दी थी उन्होंने जोड़ दिया था कि अब ये जो नेता को ये जेल में लेके जा रहे हैं ना, अब इनका 2 साल तक कोई मुकदमा नहीं चल सकता, ठीक है। अब ये 2 साल तक चुपचाप भाई आप जाओ जेल में जाके बैठ जाओ, आपका कोई ट्रायल नहीं चलेगा। 2 साल बाद आप जाके कोर्ट में आपको जज के सामने आपको पेश किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वो सही था कि गलत था। मतलब 2 साल आपको जाके चक्की पीसनी है जेल में। तो कुछ इस तरह का ये कानून था। तो एक तरह से आप देख रहे हो कितना अन्यायपूर्ण कानून है, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आप स्पीच दे रहे थे, सरकार का मन आया आपको उठा ले गए। तो एक यहाँ पे गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ उन्होंने एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया, जो कि अहिंसक आंदोलन था, मतलब कोई हिंसा नहीं होगी, अहिंसा बेस्ड ये आंदोलन होगा। और उन्होंने क्या बोला कि 6 अप्रैल को क्या करेंगे, हम लोग एक हड़ताल से शुरू करेंगे। चलिए, आंदोलन शुरू होता है, रैली जुलूस का आयोजन किया जाता है, बहुत जगह पे काम जो वर्कर्स होते हैं हड़ताल पर चले जाते हैं। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधा भी भंग हो जाती है। तो इससे क्या होती है, इससे अब जो सरकार थी, अंग्रेज थे, उनको क्या हुआ, अब एक तरह से उनको टेंशन होने लगी कि उनका काम रुक जा रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब इन राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया, इनको दबाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कैसे दबाते हैं, जैसे अमृतसर में उन्होंने क्या किया, बहुत जो नेता वगैरह थे उनको हिरासत में ले लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को उन्होंने दिल्ली में उनका प्रवेश नहीं करने दिया, उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने ऐसे ही शांतिपूर्ण एक जुलूस पर गोलियां चला दी, ठीक है। अब जब भाई आप गोली चलाओगे तो लोगों में भी गुस्सा भड़केगा। लोग अहिंसा तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर गुस्सा भड़केगा। तो लोग भी अब क्या करने लगे, रेलवे स्टेशन पे, बैंक पे, डाकखानों पे क्या करने लगे, हमले करने लगे। और बस इसी का फ़ायदा उठा के, क्योंकि अब लोगों ने क्या कर दिया है, हिंसा अपना ली है, लोग अब हिंसक होने लगे हैं, यही फ़ायदा उठा लिया गया सरकार द्वारा। और उन्होंने लगा दिया बेटा मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मीन्स अब से होगी किसकी यहाँ पे हुकूमत चलेगी, कौन राज करेगा आर्मी, सेना जो है अब सेना की चलेगी यहाँ पे। पुलिस चलो अब साइड में हटो, सेना की चलेगी। सेना को जो मर्जी, कोई अगर बाहर दिख गया उसको गोली मार देगी, कुछ भी कर देगी। तो मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर जो थे उन्होंने इसकी कमान संभाली। अब चलिए मार्शल लॉ लागू हो गया, बट प्रॉब्लम ये थी बेटा कि उस टाइम पे कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलता था कि आपने क्या किया, व्हाट्सएप कर दिया दोस्त को कि भाई मार्शल लॉ लग गया है, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो यही कुछ ऐसा ही, उसी का फ़ायदा उठा के लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई थी, पता नहीं चल पाया था लोगों को। तो 13 अप्रैल को क्या होता है, इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उस दिन क्या होता है, अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले क्या करते हैं, एक तरह से एक जगह इकट्ठा होते हैं वैसाखी मेला मनाते हुए, ठीक है, एक मैदान में इकट्ठा हुए थे। और कुछ लोग इसलिए भी इकट्ठा होते हैं कि जो सरकार ये कानून बना रहा है तो चलो इसका विरोध प्रकट करते हैं एक मैदान में इकट्ठा होकर। तो ये मैदान क्या था, कुछ इस तरह के चारों तरफ से ये बंद था, एक एंट्री पॉइंट थी, एग्जिट पॉइंट था, ठीक है। तो चारों ओर से बंद था। तो अब क्या हुआ, जैसे ही लोग इकट्ठा हुए तो अब सिपाही यहाँ पे घुस आए, सिपाही आगे घुस आए, एग्जिट गेट उन्होंने बंद कर दिया, पूरी तरह से ये मैदान चारों तरफ से बंद है। और इन्होंने बस गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग यहाँ से दीवालों से चढ़ के जा रहे थे, उन पे गोलियां, दीवाल पे पूरा आप देखोगे तो फोटो अगर आप जाके देखोगे तो दीवालों पे पूरे खून से लग गए, क्योंकि लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो अब क्या, ये बेसिकली उन्होंने इसलिए किया कि लोगों के मन में दहशत पैदा करने के लिए किया, ठीक है, कि लोगों के मन में डर पैदा हो जाए कि जो ये सत्याग्रह जैसी शुरुआत उन्होंने करी है वो ये चीज़ लोगों के अंदर डर फैल जाए। बट क्या होता है, ये जो जलियांवाला बाग की इंसिडेंट होती है, इसकी खबर अब पूरे भारत में फैलने लगती है। क्या होता है, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतर आए गुस्से में कि क्यों ऐसा कर दिया, हड़ताल करने लगे, ठीक है, पुलिस से मोर्चा करने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे लोग, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे कि सरकार ने ऐसे कैसे कर दिया, इतने लोगों पे, सैकड़ों लोग क्योंकि मर गए थे उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में, सैकड़ों लोग मरे गए थे, बहुत हाई लेवल पे आप बोलो कि एक तरह से एक इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार भी क्या कर रही है, अब लोगों को अपमानित कर रही है, उनसे कैसे कर, उनको ज़मीन पे नाक रगड़ने के लिए बोल रही है, सड़क पर घिसट कर उनको चला रही है, और उनसे क्या बोल रही है कि आप लोग हमको साहिब बोल के हमको सलाम करो,
ठीक है। तो इस तरह से सरकार का रुख था और लोग भी अब गुस्से में आके सड़क पे निकल आए थे। और यहाँ पे अब सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा दबाना शुरू कर दिया, लोगों को कोड़े मार रही है, उन पर बम बरसा रही है। तो इतना ज़्यादा आप लोग देख रहे हो कि जो एक तरह से जो मूवमेंट शुरू किया गया था, बोला गया था अहिंसा के ऊपर होगा, अब ये पूरी तरह से हिंसक बन गया है। ठीक है, दोनों तरफ से हिंसक बन गया है, सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। तो ये सब देखते हुए महात्मा गांधी जो है उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये रॉलेट सत्याग्रह, चलो ठीक है, रॉलेट एक्ट आया, उसके खिलाफ लोगों ने मूवमेंट किया। बहुत मूवमेंट में एक इंसिडेंट सबसे बड़ा होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बहुत हिंसा फैल जाती है, गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। तो ये मूवमेंट में क्या होता है कि ये मूवमेंट जो होता है ये शहर और कस्बों तक ही सीमित था, बहुत हाई लेवल पे नहीं हो पाता है कि पूरे नेशन के लोग निकल के आए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो गांधी जी अब चाहते थे कि पूरे भारत वाले मिलके एक बड़ा आंदोलन करें, ठीक है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करें और सारे लोग मिल के बाहर निकल के आए। तो अगर सारे लोगों को मिल के बाहर निकालना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हिंदू और मुसलमान को अब नज़दीक लाना पड़ेगा। ठीक है, बिना उनके साथ में आए यह आंदोलन नहीं चल सकता है। तो इन्होंने अब यहाँ पे मुसलमानों को साथ में लाने के लिए कौन सा मुद्दा उठाया, खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा क्या था, मुद्दा कुछ इस तरह से था कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो तुर्की थी, तुर्की की हार हो चुकी थी। तो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था और ऑटोमन साम्राज्य का जो राजा होता था, उनका राजा जो होता था उसको बोलते थे खलीफा, ऑटोमन सम्राट जो होता था। तो वो जो इस्लाम धर्म होता था उसका आध्यात्मिक नेता उसको माना जाता था। ठीक है, आध्यात्मिक नेता, उसको खलीफा बोला जाता था। तो अब ये बात निकल के आई कि जो वो खलीफा है उसको, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, बहुत ही सख्त संधि थोपी जाएगी, क्योंकि वो विश्व युद्ध में हार चुका था, तुर्की तो हार चुका था। तो उसके ऊपर अब बहुत ही सख्त संधि थोपी जाएगी और उसकी शक्तियाँ जो हैं उससे ले ली जाएंगी। तो उन्हीं शक्तियों की रक्षा करने के लिए जो भी सारे मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म के लोग थे, उन्होंने अब यहाँ पे उसकी शक्तियों की रक्षा करने की कोशिश की। तो उसी तरह से कुछ इंडिया में देखने को मिलता है कि उन्होंने मिलके 1919 में, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। जितने भी मुसलमान थे या फिर इस्लामिक धर्म के लोग थे, तो उन्हीं में से दो लीडर निकल के आते हैं, नेता निकल के आते हैं, कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन्होंने खिलाफत समिति तो बना दी। इन्होंने अब क्या किया, ये अब निकल के आते हैं और बात करते हैं किससे, महात्मा गांधी, इनके साथ चर्चा शुरू कर देते हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है ये, और वहाँ पे महात्मा गांधी और जो भी मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग नहीं, ये जो दोनों नेता हैं, ये सारे लोगों का एक विचार विमर्श होता है और ये बात निकल के आती है कि हम लोग खिलाफत आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब ऐसा कि यहाँ पे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की बात रखी। तो अब लोगों में एक तरह से विचार विमर्श चलना शुरू हो गया कि क्या खिलाफत आंदोलन को एक और इस असहयोग आंदोलन को मिला के एक आंदोलन शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन, तो यहाँ पे इसका एक तरह से आप बोल सकते हो एक प्रपोजल रखा गया कि यहाँ पे हमको एक शुरू करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये असहयोग आंदोलन क्या था, ठीक है, और ये कब इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे प्रपोजल रखा गया है कि हाँ, गांधी जी ने प्रपोजल रखा है कि हमको शुरुआत करनी चाहिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिला के एक नेशन वाइड, पूरे नेशनल लेवल पे हमको एक आंदोलन शुरू करना चाहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।